प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण। देखिए, जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति, इन दोनों से अलगाव होने लगा था। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली का एकीकरण होकर राष्ट्र राज्य बने। अब हम आपको बताएंगे कि जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे हुआ। देखिए, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्ग के जर्मन के लोगों में पूरी व्याप्त थी और ये लोग 1848 में राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद के द्वारा एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया कि ये राष्ट्र राज्य जिसमें बिस्मार्क की अहम भूमिका देखी गई। ये भी देखा गया कि जर्मनी के एकीकरण का काम लोकतंत्र के रूप में नहीं हुआ, वो बिस्मार्क के सैन्य शक्ति और कूटनीति के सहारे हुआ। बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह की नीति द्वारा इस एकीकरण के काम को पूरा भी किया है। राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर तो दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े बड़े भूस्वामियों ने भी उनका समर्थन कर दिया। उसके बाद में भी प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व भी किया। उस प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटोमान बिस्मार्क इस पूरे एकीकरण यानी जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का जनक कहा जाता है। हम आपको बताए भी हैं कि इस एकीकरण में बिस्मार्क की अहम भूमिका थी, जिसने प्रशा की सेना को नौकरशाही की मदद ली है और 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्ध किए और तीनों युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई इसी जीत के साथ। जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह हुआ जिसमें प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह में बहुत ठंडी पड़ रही थी, जाड़े का मौसम था, ठंडी का मौसम था। जर्मनी के राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों, जो प्रमुख मंत्री ऑटोमान बिस्मार्क जैसे प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में हुई।
उस महल को शीश महल या हॉल ऑफ मिरर्स के नाम से जाना जाता है। उसी शीश महल में बैठक हुई। प्रसा के कायर विलियम प्रथम ने इस बैठक का नेतृत्व किया और उन्होंने जर्मन साम्राज्य की घोषणा भी की। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य के शक्ति के प्रभुत्व को दिखाया। जो नए राज्य जर्मनी के मुद्रा, बैंकिंग, कानून, न्यायिक व्यवस्था, आधुनिकीकरण, इन सब चीज़ों पर अधिक से अधिक बल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया। प्रसा ने जो भी कदम उठाया उसकी कार्रवाइयाँ शेष जर्मन के लिए एक मॉडल बन करके उभरा और उस मॉडल के आधार पर काम किया गया। यह तो जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। अब हम आपको बताते हैं इटली के एकीकरण। जर्मन की तरह ही इटली राजनीतिक दृष्टिकोण से कई खंडों में बटा हुआ था। इटली के अनेक वंश के अनुसार राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग साम्राज्य में यह क्षेत्र बटा हुआ था, बिखरा हुआ था। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बट गया, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। वही एक सार्डिनिया पिडमोंट था जहां पर एक इतालवी राजघराना अपना शासन कर रहा था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैम्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाके पर पोप का शासन था। इटली के दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी ये साझा रूप अगर देखा जाए तो यह हासिल नहीं कर पाया था। अभी तक उसके विभिन्न क्षेत्र स्थानीय रूप से मौजूद थे। 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैत्सनी ने इतालवी गणराज्य के लिए एकीकृत करने की योजना बनाया। उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की भी स्थापना की। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह जो हुए और उस विद्रोह में असफलता से युद्ध के माध्यम से इतालवी राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय को दिया गया। उस क्षेत्र के अभिजात वर्ग के दृष्टि से अगर देखा जाए तो इटली का ये एकीकरण था, उसके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करना था। उसके प्रमुख मंत्री काबूर थे, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकरण करने में आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। फिर भी इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और पढ़े लिखे लोगों की सदस्यों की संख्या की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलने वाला था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट के एक चतुर कूटनीतिज्ञ संधि, जिसके पीछे काबूर का हाथ था। सार्डिनिया पिडमोंट में 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को
हराने की जो कामयाबी हासिल हुआ था उसी के आधार पर यह काम किया गया। जो सैनिक थे उन सैनिकों के अलावा जिउसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भी भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में भाग लिया। 1860 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश की सेना जर्मन शासकों को हटाने के लिए जो स्थानीय किसान लोग थे उनका समर्थन पाने के में सफलता मिली। किसानों को का समर्थन प्राप्त हुआ। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को इटली का एकीकरण करने का राजा घोषित किया गया कि इमैनुअल द्वितीय ने इटली का एकीकरण कर दिया। इटली के अधिकांश निवासी जिनमें निरक्षरता के दर काफ़ी अधिक थी अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से लोग अनजान थे। दक्षिणी इटली में जो किसान लोग थे वो गैरिबाल्डी को समर्थन दिया। उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे उनका मानना था, उनका कहना था कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। यही लोग वो जानते और सुने थे। तो इस प्रकार से गैरिबाल्डी और काबूर की अहम भूमिका के माध्यम से इटली के एकीकरण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।